नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन, जिसमें हम परीक्षा वाणी का जो पहला चैप्टर है उस पूरे चैप्टर को प्रश्नों के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। आज हम इस सीरीज की 7वीं क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, इससे पहले हमने 6 क्लास में 300 प्रश्नों को कवर किया है, आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसे कंप्लीट कर देंगे और ज्योग्राफी वाले पोर्शन की शुरुआत आपकी इसी वीडियो से हो जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था? देखिए, उत्तराखंड में हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। हिस्ट्री में भी खासकर जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उत्तराखंड के राज्य आंदोलनों को लेकर के या स्वतंत्रता आंदोलन में राज्य में चली गतिविधियां, ये क्वेश्चन राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राज्य आंदोलन के दौरान उत्तरांचल उत्थान परिषद इसका गठन किया गया, 1988 में किया गया। और कहां पर इसका गठन किया था? लोकेशन आपने याद करनी है, अल्मोड़ा के अंदर। और किसके नेतृत्व में किया गया? शोभन सिंह जीना का नाम आपने याद करना है। ठीक है। राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो 1988 में उत्थान परिषद बनी और 1989 में उसके अगले ही साल राज्य के अंदर पृथक राज्य आंदोलन के लिए जो संगठन बनाए गए थे उन सबको मिलाकर एक संयुक्त संघर्ष समिति का यहां पर गठन किया गया और इसका नेतृत्व द्वारिका प्रसाद उनियाल को दिया गया। इनको आपने नाम याद करना है। सीधा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति कब और कहां बनी? तो कब बनी ये तो आप जानते हैं, 1989। और हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करते रहते हैं, तो लोकेशन को भी याद कर लीजिए। इसका गठन दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो पृथक राज्य से संबंधित जो पहला प्रस्ताव था वह जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 में रखा गया था। जसवंत सिंह बिष्ट रानीखेत के विधायक थे, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे और ये पहला प्रस्ताव रखते हैं पृथक राज्य का विधानसभा के अंदर। ठीक है। पृथक राज्य की मांग को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था? तो अलग राज्य बनना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो हम इसे बनाएंगे, यह अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पहली पार्टी थी भाजपा। इनको आपने याद करना है। ठीक है। भाजपा ने 1991 में पृथक राज्य को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। वामपंथी लोगों के द्वारा 1991 में कौन सा संगठन गठित किया गया? तो वामपंथी लोगों के द्वारा जो कम्युनिस्ट लोग थे उनके द्वारा 1991 में कौन सा संगठन बनाया गया? इन्होंने बनाया था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। इससे पहले एक मोर्चा और ये बना चुके थे, कई बार वो पेपर में आया है। 1970 में इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया था। ठीक है। दूसरा बनाया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट कब जारी किया था? तो उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा पृथक राज्य को लेकर के अपना पहला ब्लूप्रिंट इन्होंने जुलाई 1992 में जारी किया। वर्ष तो पूछा जाता है, आपने महीने को भी याद कर लेना है, कब आया? जुलाई 1992। ठीक है। इस घोषणा पत्र में या जो इनका ये जो ब्लूप्रिंट था, इसमें प्रस्तावित राज्य की राजधानी किसे बनाने की बात कही गई थी? गैरसैंण को बनाने की बात कही गई थी। ठीक है। काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम क्या रखा? इन्होंने जो अपना ब्लूप्रिंट जारी किया था इसमें यह बात कही थी कि जो राजधानी बनेगी वो गैरसैंण बनेगी और इसका नाम रखा गया था चंद्रनगर। वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर इसका नाम चंद्रनगर रखा गया था। ठीक है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया? तो उस समय यूपी के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मुलायम सिंह यादव। एक समिति बनाई जाती है कौशिक समिति। किसके नेतृत्व में बनाई गई? उनका पूरा नाम पूछा गया था। कौशिक समिति बनाई गई थी रमाशंकर कौशिक के नेतृत्व में।
इसका गठन जनवरी 1994 में किया गया और मई के महीने में कुछ जगहों पर जून दिया गया है। तो मई जून के महीने में 1994 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दी थी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में इन्होंने किस स्थान को राजधानी बनाने की सिफारिश करी? तो पृथक राज्य को लेकर बनी एक महत्वपूर्ण समिति है और यह राजधानी देहरादून को नहीं कहते, यह राजधानी कहते हैं गैरसैंण को। ठीक है, प्रश्न आता है कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहां राजधानी बनाने की सिफारिश करी? तो यह करी थी इन्होंने गैरसैंण में। साथ में इन्होंने कितने मंडल बनाने की सिफारिश करी थी? इन्होंने 3 मंडल बनाने की सिफारिश करी थी। एक आपका कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और तराई मंडल। तो क्वेश्चन आता है कौशिक समिति ने कितने मंडल और किसे राजधानी बनाने की सिफारिश करी? तो आपने ये याद करना है। ठीक है, कहा जाता है मई के महीने में इन्होंने सिफारिश करी और जून में सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। नई आरक्षण नीति के विरोध में इंद्रमणि बडोनी द्वारा आमरण अनशन कहां पर किया गया था? तो इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन किया था जो 1994 में यूपी सरकार के द्वारा नई आरक्षण पॉलिसी लाई गई, उसके विरोध में इन्होंने अपना आमरण अनशन पौड़ी जनपद में शुरू किया था। जो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष थे काशी सिंह एरी, उन्होंने नैनीताल में अपना अनशन शुरू किया। तो किस व्यक्ति ने कहां पर किया वो पूछा जाता है। इंद्रमणि बडोनी की बात करें, इनको लेकर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी साथ में कवर करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा इनको उत्तराखंड का गांधी कहा गया? तो एक अखबार है अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट, उसके द्वारा इनको उत्तराखंड का गांधी कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है किस दिन को उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है? तो ब्लैक पीरियड या ब्लैक डे ऑफ उत्तराखंड किस दिन को कहते हैं, किस घटना को कहते हैं? यह कहा जाता है खटीमा गोली कांड को, और खटीमा गोली कांड 1 सितंबर 1994 में हुआ था। ठीक है, देखिए जब नई आरक्षण नीति यहां पर लाई थी यूपी सरकार, उसके बाद अनशन के दौर शुरू हुए। अगस्त में ही उन्होंने अनशन शुरू किया था, जून में पॉलिसी आई थी। 8 अगस्त को पौड़ी में अनशनकारियों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें कई सारे लोग घायल हुए और जीत बहादुर गुरुंग वहां पर शहीद हो गए। क्वेश्चन आता है जीत बहादुर गुरुंग किस घटना में शहीद हुए? तो आप कहेंगे पौड़ी क्रांति में। और कब हुई पौड़ी क्रांति? 8 अगस्त 1994, जब अनशनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद पृथक राज्य के लिए भी लगातार आंदोलन चल रहे थे। खटीमा में आंदोलन कर रहे थे लोग, प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के द्वारा यहां पर गोलीबारी करी गई, कई सारे लोग इसमें मारे गए, जिसमें प्रमुख थे प्रताप सिंह, सलीम अहमद, भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह, भुवन सिंह, रामपाल। ये कुछ प्रमुख लोग थे, शहीदों के नाम पूछे जाते हैं। यह घटना 1 सितंबर 1994 को घटी और इस घटना को खटीमा गोलीकांड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया है? क्रूर शासक की क्रूर साजिश यह कहा गया है रामपुर तिराहा कांड को। रामपुर तिराहा कांड को मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं और यह घटना 2 अक्टूबर 1994 को घटित होती है। जब यह घटनाएं घटी, चाहे खटीमा गोली कांड हो या आपका रामपुर तिराहा कांड हो, उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे अभी तक नहीं पूछा गया है, हो सकता है पूछ लिया जाए। आपने याद करना है मुलायम सिंह यादव। ठीक है, 2 अक्टूबर को दिल्ली जा रहे थे आंदोलनकारी, जो उत्तराखंड छात्र संघर्ष समिति का गठन किया गया था, सितंबर में ही किया गया था। अक्टूबर में वो दिल्ली जा रहे थे, गांधी जयंती पर दिल्ली में प्रदर्शन करना था, उनको रोककर उनके साथ काफी बर्बरता यहां पर करी गई और इसी घटना को मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड कहते हैं, जिसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा करी थी? देखिए लाल किले से उत्तराखंड बनेगा, नए राज्य का गठन किया जाएगा, यह घोषणा 15 अगस्त 1996 में होती है। यह आपसे वर्ष पूछा जाता है, लाल किले से घोषणा होगी तो 15 अगस्त को ही होगी, लेकिन वर्ष पूछा जाता है 1995 को या 1996 को। तो आपने याद करना है 1996 को होती है। ठीक है, जब यह घोषणा हुई कि उत्तराखंड का गठन होगा, उस समय यूपी का मुख्यमंत्री कौन था? उस समय यूपी में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा हुआ था। ठीक है,
प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने घोषणा करी? एच.डी. देवगौड़ा उस समय प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे घोषणा के समय? घोषणा के समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। जब राज्य बना उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो यूपी पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में 27 जुलाई सन 2000 को पेश किया गया। यह पेश होने की तिथि है 1 अगस्त को 2000 में यह पारित हो गया लोकसभा से, 10 अगस्त को यह राज्यसभा से पारित हो गया और 28 अगस्त को के.आर. नारायण जो समय भारत के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और नया राज्य कब बन गया? 9 नवंबर 2000। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने की तिथि कुछ जगहों पर अलग अलग दी गई है। 25 तारीख दी गई है अगस्त की, एग्जाम में भी आई थी, लेकिन आपने पहला रेफरेंस 28 को ही देना है। हंसा धनई और बेलमती चौहान किस घटना में शहीद हुई थी? तो देखिए, दो प्रसिद्ध महिलाएं हैं राज्य आंदोलन के दौरान जो शहीद हुई, हंसा धनई और बेलमती चौहान। ये शहीद हुए मसूरी कांड में, जो कि 2 सितंबर 1994 को शुरू हुआ। 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है। इस गोलीकांड के विरोध में यहां पर प्रदर्शन चल रहा था और यहां पर भी कई सारे लोग शहीद हुए, जिसमें 2 प्रमुख थी आपकी हंसा धनई और बेलमती चौहान। इसके अलावा जो पुलिस उपदेशक थे यहां पे उमाकांत त्रिपाठी, वे भी शहीद हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीनगर में घटित हुए श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद कौन हुए थे? तो श्रीनगर में एक घटना हुई जिसे श्रीयंत्र टापू कांड कहा जाता है। 10 नवंबर 1995 को यह घटना हुई। इसकी तिथि डायरेक्ट पूछी जाती है। श्रीयंत्र कांड कब हुआ? श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ? 10 नवंबर 1995। इसमें शहीद हुए थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड की अक्षांश स्थिति क्या है? तो उत्तराखंड की अक्षांश स्थिति आपने बतानी है ग्लोब के ऊपर। उत्तराखंड की अक्षांश स्थिति है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। ये नंबर पूछा जाता है। जो ग्लोब होता है हमारा, ग्लोब को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है अक्षांश। ठीक है। भारत किस में पड़ता है? भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो उत्तराखंड भी जाहिर सी बात है उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। किस रेंज में पड़ता है? 28 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री के बीच में पड़ता है उत्तराखंड। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ये तो अक्षांश स्थिति है, इसके बीच में है। विस्तार कितना है? इन दोनों को ही माइनस कर देना है, 2 डिग्री 44 मिनट। इसी प्रकार देशांतर स्थिति क्या है उत्तराखंड की? ग्लोब के ऊपर इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और उत्तराखंड पूर्वी देशांतर में पड़ता है, भारत भी पूर्वी देशांतर में पड़ेगा। तो यह आपका 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक। तो अक्षांशीय विस्तार है हमारा 28 से 31 डिग्री के बीच में और देशांतरीय विस्तार है 77 से 81 डिग्री के बीच में। देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 डिग्री 28 मिनट। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई कितनी है? तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक उत्तराखंड की जो टोटल लंबाई है वो 358 किलोमीटर है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तराखंड की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। दोनों डेटा पूछा जाता है। राज्य की लंबाई बताइए, राज्य की चौड़ाई बताइए। ठीक है। आकार कैसा है उत्तराखंड का? आकार है आयताकार। ठीक है। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है, 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। टोटल इंटरनेशनल जो बॉर्डर है जो उत्तराखंड से लगा हुआ है वो 625 किलोमीटर है। उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तिब्बत यानी चाइना के साथ वो सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ उत्तराखंड की 275 किलोमीटर की सीमा लगती है और तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर की लगती है। इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625 किलोमीटर। अब इसको याद करना कि टोटल 625 है, नेपाल के साथ 275 है और तिब्बत या चीन के साथ 350 है। क्वेश्चन आएगा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, तो आप चाइना या तिब्बत को टिक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपद कौन कौन से हैं? तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले हमारे 5 जनपद हैं, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है। जो ये शुरू के 2 हैं आपके और इनके साथ पिथौरागढ़, ये लगते हैं तिब्बत या चाइना के साथ, और जो ये लास्ट के 2 हैं इंक्लूडिंग पिथौरागढ़,
इसके तीनों के तीनों लगते हैं आपके नेपाल के साथ। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी, चाइना के साथ भी। इसलिए क्वेश्चन आता है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन है? पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की देश में स्थिति क्या है? तो देश के संदर्भ में उत्तराखंड किस दिशा में पड़ता है? उत्तराखंड उत्तर पश्चिम में पड़ता है। राज्य का आकार कैसा है? तो अभी हमने देखा आयताकार है। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का जो टोटल एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। देश का कितना प्रतिशत है? यह देश का 1.69% है, यानी पूरे देश का 1.69% भूमि उत्तराखंड है। ठीक है, एरिया याद करना है, नंबर सहित पूछा जाता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है? उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय भाग यहां पर ज्यादा होगा। पर्वतीय भाग है आपका 53,483 में से 46,035 वर्ग किलोमीटर केवल आपके पर्वत पहाड़ आते हैं उत्तराखंड में, जो कि 86% के करीब है। मैदानी इलाका कितना है उत्तराखंड में? मैदान है उत्तराखंड में केवल 7,488 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे उत्तराखंड का लगभग 14% के करीब है। तो 86% हमारे पहाड़ हैं और 14% हमारे मैदान हैं। देश के सभी 36 राज्यों, 28 जो पूर्ण राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश, ओवरऑल की अगर हम बात करें, सबको शामिल करके अगर हम बात करें, उसमें उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो पूरे देश में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड 20वें स्थान पर आता है। और अगर हम सिर्फ राज्यों में बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दीजिए, 28 राज्यों में उत्तराखंड कौन से नंबर पर है? उत्तराखंड 18वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो ओवरऑल 20वें नंबर पे, केवल राज्यों में 18वें नंबर पे। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल और कुमाऊं का भाग क्रमशः कितना है? गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल से क्षेत्रफल में बड़ा है, लगभग 60% से ज्यादा गढ़वाल मंडल में आता है और लगभग 40% के आसपास आपका कुमाऊं मंडल का हिस्सा है। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला ये चमोली है, 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और सबसे छोटा जिला चंपावत है, 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। कुछ जगहों पर सबसे बड़ा उत्तरकाशी को भी दिया गया है, कंफ्यूजन होता है चमोली है या उत्तरकाशी है, आपने चमोली ही याद करना है। उत्तरकाशी का एरिया 8,016 वर्ग किलोमीटर है, जो चमोली के एरिया से कम है। राज्य के 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो 4 सबसे बड़ा जिला है, एक है आपका चमोली, यह सबसे बड़ा है, पहले नंबर पे आता है, घटते क्रम में यहां पर रखे गए हैं। दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी है, तीसरे पर पिथौरागढ़, चौथे पर आपका पौड़ी गढ़वाल। इसी प्रकार सबसे छोटे जनपदों की बात करें तो ये बढ़ते क्रम में दिए गए हैं। सबसे छोटा जनपद चंपावत है, चंपावत से थोड़ा सा बड़ा है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से थोड़ा बड़ा हो गया बागेश्वर, और फिर आपका हरिद्वार। तो ये 4 हमारे सबसे बड़े जिले हैं घटते हुए क्रम में, और ये 4 सबसे छोटे जिले हैं बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, राज्य की प्राकृतिक सीमाएं हैं, तो इनमें से कौन आपको सीधा क्वेश्चन देगा कि उत्तराखंड की पश्चिमी प्राकृतिक सीमा किसके साथ लगती है? तब आप कहेंगे टोंस नदी। पश्चिमी राजनीतिक सीमा किसके साथ लगती है? तब आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो प्राकृतिक सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर में हम तिब्बत हिमालय या इसे वृहत हिमालय कहते हैं, वृहत हिमालय के साथ हम सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में टोंस नदी हमारी पश्चिमी सीमा बनाती है, पूर्व में काली नदी सीमा बनाती है, और दक्षिण में तराई और शिवालिक। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है जो नदियों वाला है। आपको क्वेश्चन देगा पश्चिम में उत्तराखंड के साथ आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश लगता है, तो हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर कौन सी नदी बना रही है? टोंस नदी। पूर्व में उत्तराखंड के साथ नेपाल लगता है, क्वेश्चन आएगा नेपाल और उत्तराखंड के बीच में कौन सी नदी आती है? तब आप कहेंगे काली नदी। ठीक है, राज्य की राजनीतिक सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो पूर्वी सीमा है हमारी नेपाल, जो काली नदी के माध्यम से बनी हुई है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश या टोंस नदी, उत्तर में तिब्बत या चाइना जहां पर वृहत हिमालय बना रहा है, और दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसे गढ़वाल का द्वार कहा जाता है? तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहते हैं, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठ गोदाम के साथ साथ हल्द्वानी को भी कहा जाता है, दोनों को कहते हैं। ठीक है, पहला रेफरेंस काठ गोदाम है, लेकिन हल्द्वानी को भी साथ में याद करते हुए चलें। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है?
उत्तराखंड के साथ दो देश तो लगते हैं, हमने ऊपर देखा नेपाल और चाइना लगता है। कितने राज्य लगते हैं भारत के? तो दो राज्य उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारे दो जनपदों के साथ सीमा साझा करता है, देहरादून के साथ और उत्तरकाशी के साथ। जबकि उत्तर प्रदेश बात करें, यह 5 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। कौन किस जनपद के साथ लगता है, क्वेश्चन आता है। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले लगते हैं उत्तराखंड के साथ? हिमाचल प्रदेश के 3 जिले शिरामपुर, शिमला और किन्नौर, ये उत्तराखंड से लगते हैं। यूपी के 7 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये उत्तराखंड के साथ लगते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लगती है वो तो हमने देख लिया, चाइना के साथ। राज्यों में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा हमारे साथ लगाता है, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य कौन है? तो ही राज्य लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा होगा तो हिमाचल का सबसे कम होगा। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा राज्य यानी दोनों को, हिमाचल को भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी कौन सा जनपद लग रहा है? हमारा देहरादून। तो उत्तराखंड का वह जनपद जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगता है, यानी दोनों राज्यों के साथ लगता है, देहरादून। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? तो राज्य के हमारे 5 जिले हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं। ये 5 जिले यूपी से लगते हैं। हिमाचल की बात करें, हिमाचल के साथ हमारे केवल 2 जिले लगते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। इसी प्रकार नेपाल के साथ कितने जिले लगते हैं? हमारे ऊपर कवर किया था, 3 जनपद हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, चीन से लगे जिलों की संख्या कितनी है? चाइना के साथ भी 3 जनपद लगते हैं। 3 हमारे जो सबसे बड़े जिले हैं वो चाइना के साथ लगते हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राज्य का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है और सबसे दक्षिणी जिला आपका उधम सिंह नगर है। और उत्तरी आप आसानी से बता देंगे, उत्तरकाशी। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है? तो वो है हमारा पिथौरागढ़। नेपाल के साथ भी लगता है, चाइना के साथ भी लगता है। यूपी से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले जनपद कौन से हैं? यूपी के साथ अभी हमने देखा कि 5 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर शामिल हैं। यूपी से सबसे ज्यादा किस जिले की सीमा लगती है? यूपी से सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर की और सबसे कम नैनीताल की सीमा लगती है। ठीक है, यूपी के जैसे मैंने आपको कहा 7 जिले उत्तराखंड से लगते हैं। एक एग्जाम में उनके नाम पूछे गए थे, आपको दिया गया था कि कौन सा जनपद उत्तराखंड के किस जनपद से लगता है। तो 7 जनपद हैं, जिसमें सबसे पहले आपने 4 जनपदों को याद करना है, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत। ये चारों के चारों केवल उधम सिंह नगर के साथ लगते हैं। ठीक है, अब केवल आपके 3 जनपद बचे, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर केवल हरिद्वार और देहरादून से लगता है, मुजफ्फरनगर केवल हरिद्वार से लगता है, और बचा आपका बिजनौर, वो हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इन चारों से लगता है। ठीक है, उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड में कौन सा जिला है जो दूसरे जिलों के साथ सबसे ज्यादा लगता है? वो है पौड़ी। पौड़ी जिला 7 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब इन 7 के नाम पूछे जाते हैं। देखिए, 7 के नाम आपने याद नहीं करने, आप केवल 3 नाम याद कर लीजिए। कुमाऊं की तरफ से नैनीताल और अल्मोड़ा, ये दोनों पौड़ी के साथ लगते हैं। और गढ़वाल मंडल में जो 7 जिले हैं आपके, उनमें से एक तो खुद पौड़ी है, अब बचे 6, उसमें से एक और कम कर दीजिए, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को छोड़कर गढ़वाल मंडल के सभी जिले पौड़ी के साथ लगते हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, टिहरी हो, सब इसके साथ लगते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल से उत्तरकाशी को छोड़कर सब, और कुमाऊं से केवल नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है, उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 भौगोलिक क्षेत्रों में। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है गंगा का मैदानी क्षेत्र, हरिद्वार में इसका सबसे ज्यादा फैलाव है। दूसरा है तराई क्षेत्र, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसके उत्तरी भाग में स्थित है तराई क्षेत्र। कई बार पूछ लेता है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तब आप कहेंगे तराई। फिर आता है भाबर क्षेत्र, तराई के उत्तर में, शिवालिक के दक्षिण में। तो तराई के उत्तर में है और शिवालिक के दक्षिण में पड़ता है भाबर क्षेत्र।
ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, तराई और शिवालिक के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार शिवालिक है, भाबर के उत्तर का क्षेत्र है, भाबर के उत्तर का क्षेत्र है। दून क्षेत्र की बात करें, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो हमें चौरस और क्षैतिज घाटियां, फैली हुई घाटियां मिलती हैं, उनको कहा जाता है दून या द्वार। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो हमें घाटियां मिलती हैं उसको कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक के उत्तर में है और वृहत हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, जो हमारा लघु हिमालय है वृहत हिमालय के दक्षिण में है और शिवालिक के आपके उत्तर में है। ठीक है, वृहत हिमालय की बात करें, लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। इसी प्रकार अंत में ट्रांस हिमालय महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। इनकी लोकेशन ऐसे ही आती है। राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो किस जनपद का ज्यादा भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है या गंगा के मैदानी क्षेत्र में पड़ता है? वो है आपका हरिद्वार। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्र का उत्तरी भाग उसको कहते हैं तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में हमें पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं। तराई क्षेत्र का जो ज्यादा विस्तार है वो उधम सिंह नगर में आपको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है तराई क्षेत्र की 20 से 30 किलोमीटर के बीच में है और इस क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है। ठीक है, यहाँ की भूमि दलदली होती है, इसीलिए इसे तरी वाला क्षेत्र भी कहते हैं। जरा सा आप खुदाई करेंगे पानी निकल आता है, इसीलिए पाताल तोड़ कुएं भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र में तराई मिट्टी पाई जाती है जो कि धान और गन्ने के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होती है। काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र इस क्षेत्र को माना जाता है, तराई क्षेत्र को। क्वेश्चन बन सकता है तराई क्षेत्र को लेकर के कि अंग्रेजों के काल में तराई जनपद का गठन कब किया गया? तराई जिला 1842 में बना था। ठीक है, किस क्षेत्र को नमी अधिक होने के कारण तरी वाला नाम से जाना जाता है? तो तरी वाला क्षेत्र कहते हैं तराई क्षेत्र को। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर जो क्षेत्र है आपका, इसका निर्माण कंकड़ पत्थर, मोटे बालू आदि से होता है। यहाँ की जो भूमि होती है काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है, पत्थर इसमें पाए जाते हैं, जिस वजह से यह पूरी क्षेत्र जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर मोटे बालू से युक्त होती है? भाबर क्षेत्र की मृदा। भाबर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन की 50 और क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। ये पूरी सीरीज आपके रिवीजन के लिए है। जो नवीनतम परीक्षा वाणी है, लेटेस्ट परीक्षा वाणी है 2024 की, उसका आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। जो नए फैक्ट्स हैं, नए क्वेश्चंस हैं, नई बातें आपको बताई गई हैं, वो आपको मिल जाए, उसका एक क्विक रिवीजन यहां पर हो जाए। इसलिए जो संक्षिप्त अवलोकन है, पूरी किताब का जो सार है, हम पहले उसको कवर कर रहे हैं। बहुत जल्द जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, आपके हम चैप्टर वाइज यहां पर पूरी जो लेटेस्ट परीक्षा वाणी है, क्योंकि इसमें कई सारी नई चीजों को ऐड किया गया है, तब हम चैप्टर वाइज इसको लेकर चलेंगे। उससे पहले पूरी किताब का एक सार कवर करेंगे संक्षिप्त अवलोकन में, जिसकी 7 क्लासेस आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।